हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, पर क्या आपके पार्टी के भ्रष्टाचार नेताओं पे आपने कभी आपके पास हिम्मत है कार्रवाई करने की? बल्कि हिंदू मुसलमान सब ने उनको सर पर बैठाया है सिमरी बख्तियारपुर में। और पूरा सहुरिया गांव में रोड का स्थिति खराब है। इसमें 10,000 से 20,000 COPC लेता है, तब उस गरीब का दाखिल खारिज होता है। जो सदियों से कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ सलाउद्दीन ने काम किया। कौन यहाँ नेता है जो जन जन का समस्या को निदान कर सकता है? सरकारी हॉस्पिटल के चौहद्दी में कौन है? प्राइवेट नर्सिंग होम कौन नेता क्या बर्जवाब किया है? जनता का मुद्दा उठाया है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दीपांकर और आप प्रभात खबर मीडिया के विशेष कार्यक्रम चौपाल में मौजूद हैं। स्थान है सिमरी बख्तियारपुर कला भवन। प्रभात खबर अपने एक मुहिम के तहत इस अभियान को चौपाल और चौराहे के रूप में बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर 30,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय करते हुए आप तक पहुंच रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक है, बिहार के विकास में भागीदार बनना। तभी हमारे प्रभात खबर का पंचलाइन भी है, बिहार जागे देश आगे। और उसी उद्देश्य के तहत इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर हम हर एक विधानसभा क्षेत्र के गांवों में गलियों में घूम रहे हैं, आपके विचार जानना चाह रहे हैं। और आपने जिसे मत दिया है, आपने जिसे अपनी जिम्मेदारी दी है, ऐसे लोगों को भी बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह आपके सवालों का जवाब दे सके। उन्होंने अब तक क्या किया या फिर आगे उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या लक्ष्य है, किस उद्देश्य के तहत वह अब जो कुछ ही महीनों में चुनाव आने वाला है उसमें जाएंगे। इन सारे सवालों पर चर्चा होगी। और इस प्रभात खबर की मुहिम में पल पल साथ दिया है हमारे स्पॉन्सर वास्तु विहार ने, राकेश मसाला और डेली हंट। इन सभी ने हर एक क्षेत्रों में, हर एक जगह जहां जहां हम गए, हमारा उत्साह बढ़ाया। और सबसे बड़ा उत्साह बढ़ाने आप हमारे साथ हैं। सिमरी बख्तियारपुर की जनता आज जानेगी कि आपने जिसे चुना वह उन्होंने आपके लिए अब तक क्या किया, या जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं वह आगे क्या करने वाला है। मुझे खुशी है इस कार्यक्रम में इतने सारे देश के नौनिहालों को देखकर, देश के भविष्य को देखकर। इस तरह के कार्यक्रम में अगर इन बच्चों की शिरकत रहती है तो निश्चित रूप से वह क्षेत्र आगे, कम से कम आगे जो है वह अच्छी जगह पर जाने वाला है। एक बार इन बच्चों के लिए तालियां जरूर आप लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा भी है ऐसे कार्यक्रमों में जो मैंने देखा है, होता क्या है कि आरोप प्रत्यारोप होता है। बिहार सरकार से बात उठकर केंद्र सरकार तक चली जाती है। मेरा एक आग्रह है, आप लोग यहाँ स्थानीय मुद्दों पर बात करने के लिए इकट्ठे किए गए। आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, आप किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपका फोकस उन पर होना चाहिए। बगैर किसी होगा दुख होगा, जो भी सत्ता में होते हैं वो कांटों के ताज पे होते हैं। आज के कार्यक्रम में भी सबसे ज़्यादा सवालों का जवाब उन्हें ही देना होगा, लेकिन अपनी मर्यादाओं में, अपने भाषा को संयम में रखकर। बच्चे हैं, ये आपसे सीखेंगे। आप जो यहाँ प्रस्तुत करेंगे कल वह आपको उसका उत्तर देंगे। तो बस एक बात है, कार्यक्रम की शालीनता बनाए रखें। और हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने मंच पर कुछ ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो आपके इस क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जिम्मेदारी उठाते हैं। सबसे पहले, चूंकि मैंने पहले कहा कि सत्ता हमेशा कांटों के ताज पर होता है, बख्तियारपुर की सत्ता अभी राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन जी के पास है। चूंकि वो है नहीं, उनसे मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर राजद से जावेद शेख जी को भेजा है। मैं आमंत्रित करता हूं जावेद शेख जी आए और मंच पर विराजमान हो। इस क्षेत्र के सांसद
और उनके कार्यों का लेखा जोखा उठाने वाले हमारे सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन भी इस सभागार में मौजूद है। मेरा आग्रह है कि आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। इसके साथ भाजपा नेता के रूप में हम वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आए। जदयू की तरफ से ललन कुमार जी से मेरा आग्रह है कि वो आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। पिछले चुनाव में वीआईपी पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी इस क्षेत्र में, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। मेरा आग्रह होगा मिथिलेश विजय जी से कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक पार्टी अपने आप को 10 महीने का कहती है और कहती है कि उनके पास बहुत अच्छा विजन है। उस विजन को हम भी यह मंच देना चाहेंगे। जनसुराज से हम आमंत्रित कर रहे हैं रविंद्र कुमार जी आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। यह कार्यक्रम दोस्तों मैं बता दूं, यह कार्यक्रम हमारा फॉर्मेट होता है। हर एक कार्यक्रम का एक तरीका है। हमारे कार्यक्रम का फॉर्मेट 2 भागों में बटा है। एक भाग जो हमारे मंच पर अतिथि मौजूद है उन्हें अपनी बात कहनी है, अपनी विजन बताना है, अपने दार्शनिक या अपनी सोच बतानी है कि उन्होंने अब तक क्या किया और आगे क्या करने की इच्छा रखते हैं। जितने हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। 2-2 मिनट का समय सभी को दिया जाएगा। इन्हीं 2 मिनट में अपनी बात रखनी है। इसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट आपके पास आएगा, जिसके लिए यह कार्यक्रम है। आपके पास हमारा माइक जाएगा, हमारा कैमरा जाएगा, आपके सवाल होंगे और जिन भी प्रतिनिधि जो मंच पर बैठे हैं जिनसे आप पूछना चाहते हैं उनसे सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। एक बार फिर से आग्रह, युवा हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी अपनी अपनी शालीनता के साथ, भाषा के साथ, व्यवहार के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सत्ता हमेशा संघर्ष से भरा रहता है। मैं विधायक प्रतिनिधि से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जावेद शेख जी सबसे पहले वो अपनी बातों को रखें कि पिछले 5 साल में आपने इस क्षेत्र के लिए क्या विकास किया और आगे अगर मौका मिलता है तो आप इसे किस रूप में लेना चाहेंगे। जावेद शेख जी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास करके प्रभात खबर जो इलेक्शन एक्सप्रेस के नाम से पूरे बिहार में घूम घूम के जनता की राय जानना चाहते हैं, ऐसे तमाम पत्रकारों का हम बहुत खैर मकदम और बहुत अभिनंदन करते हैं। और साथ में सभी पार्टी के आए हुए प्रतिनिधिगण, नेताओं का और तमाम जो मीडिया कर्मी हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम बख्तियारपुर विधानसभा के लोग हैं, जहां का विधायक श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब है। श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब का परिचय देना आप सब के लिए बहुत आम सी बात है, क्योंकि उनके 4 पीढ़ियों को हम लोगों ने देखा कि 4 पीढ़ियां उनकी इसी विधानसभा के लिए सेवा देती आ रही है, सरकार के साथ मिलके जनता के लिए काम करती आ रही है। और उनकी पुरानी तमाम पीढ़ियों ने बिना सरकार से कोई रुपया, 1 रुपया भी तनख्वाह लिए हुए जनता की सेवा की और जनता की सेवा में पूरी तरह से लीन रही। लेकिन चूंकि आज हम लोग विधायक श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब की बात करेंगे तो उनके बारे में बता दें कि 2020 में उन्होंने ये विधानसभा के सदस्य के रूप में यहाँ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और करते आ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन 1.5 से 2 साल कोरोना काल रहा, जिसमें पूरा का पूरा काम ठप रहा। उसके बावजूद आप जहां कहीं जाएंगे आप देखेंगे तकरीबन 100 से ज़्यादा गांव की महत्वपूर्ण सड़कें, पुल पुलिया का निर्माण कराने का काम हमारे और आपके विधायक श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने किया। आपने देखा डेंगड़ाई का पुल तकरीबन 415 करोड़ की लागत से बनाने का काम हमारे और आपके विधायक श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने किया। आपने देखा घोंगसाम का तकरीबन 25 करोड़ से लागत वाला आपका पीपा पुल बनाने का
का काम किया, ताकि वहाँ के लोग, जो उन लोगों का लाइफ लाइन था, वो लोग काफ़ी प्रभावित थे। आज वो सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। आप देख रहे हैं शहर बख्तियारपुर में अपने विधान परिषद में सरकारी एएनएम का स्कूल और कॉलेज की दुनिया में सरकारी एएनएम का आप देख रहे हैं, आईटीआई का, और आपने देख रहे हैं अभी आदर्श कॉलेज के डिग्री कॉलेज के लिए तकरीबन 15 करोड़ की लागत से जो हमारे विधानसभा में बनेगा, उसके लिए उन्होंने काम किया। आप अपना स्टेशन देखिए कि अमृत भारत स्टेशन कितनी लागत से, तकरीबन 15 करोड़ लागत से बनाने का काम हमारे और आपके विधायक श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने किया। आप देखें कि आप जिधर जाएंगे, आप पूरा विधानसभा घूम के देखिए, हर चौक चौराहे पे जो बोर्ड नजर आएगा, आपके और हमारे विधायक श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब का बोर्ड नजर आएगा। आप हर क्षेत्र में आप देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकरीबन 10 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र आपके विधानसभा में बना, ताकि हमारे गांव की मां बहनें और हमारे लोग उसमें से अपना स्वास्थ्य का इलाज करा सकें। आप देखें कि आप तकरीबन 34 से ज्यादा खेल का मैदान हमारे और आपके विधायक आप अपने विधानसभा में लाने का काम किया। आपने देखा कि जब हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आता है, उसमें हजारों करोड़ का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान हो जाता है, पूरा फसल, पूरा जानवर, पूरा घर तबाह हो जाता है। उसके लिए आज तक किसी विधायक और किसी सांसद ने आवाज नहीं उठाया, मगर आपके विधायक श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने विधानसभा में आवाज उठाया, और आज 6,000 करोड़ की लागत से आपका ये बाढ़ राहत केंद्र बनने को जा रहा है, और इसका श्रेय भी उनको जाएगा। आपने देखा कि तकरीबन आपका बेलवा में बाढ़ की सुरक्षा के लिए इतना सारा बजट लगा के वहां पर, ताकि बाढ़ को रोका जा सके, उसकी क्षति को रोका जा सके, उसके लिए हमारे और आपके विधायक ने काम किया। आप देखें, आप इस तरह से जिस फील्ड में जाएंगे, आप उस फील्ड में देखेंगे कि आपके विधायक का चमकता हुआ बोर्ड और चमकता हुआ काम नजर आएगा। कोई सा क्षेत्र बचा हुआ नहीं रहेगा जहां पर आपके विधायक ने काम नहीं किया है। तो इस तरह से अब वक्त आएगा, हम लोग सवाल जवाब का दौर में जाएंगे, हम आपको एक एक चीज करके गिनाएंगे कि आपके विधायक की ये उपलब्धियां हैं, आपके विधायक ने ये काम किया। अगर वो 1.5-2 साल आपका कोरोना का काल नहीं होता, तो आप देखते हैं कि कितना सारा विधायक ने और ज्यादा काम करके आता। लेकिन तब भी हम एक बात बोल के अभी चुप होंगे, और बाद में वार्तालाप का सिलसिला शुरू होगा, उसमें आपको बताएंगे। और आप खुद देखिएगा कि आज से पहले जितने विधायक, चाहे चौधरी महबूब अली कैसर साहब हो, चाहे आपके अरुण यादव साहब हो, चाहे आपके दिनेश चंद्र यादव साहब हो, जितना काम सबने मिलकर किया है, उससे 10 गुना काम हमारे और आपके विधायक श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने करके दिखाया है। ये एक ऐसा चमकदार चेहरा, एक ऐसा विधायक, अगर आप लोगों ने आप एक मौका उसको अगर प्रस्तुत करते देते हैं, तब आपका ये विधानसभा, बख्तियारपुर विधानसभा किसी भी शहर से ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो इसकी मैं गारंटी करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद सिंह जी का। इन्होंने विधायक की तरफ से अपनी बातें रखी। मुझे लगता है कि अगर हम लोग क्रमागत ही चले तो हमारे भाई को भी सहूलियत होगी और कार्यक्रम भी चलता रहेगा। तो प्रतिनिधि के बगल में मौजूद भाजपा नेता शैलेंद्र शेखर से आग्रह है कि वह अपनी बातें रखें और बताएं कि इस क्षेत्र के लिए उनके मन में क्या अपेक्षाएं या क्या आशाएं हैं, वह क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र शेखर जी। सबसे पहले मैं प्रभात खबर के इस पहल को सलाम करता हूं, प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आप लोगों से रूबरू होने का ये मौका उपलब्ध कराया है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के मोहम्मदपुर पंचायत के बरकुरबा गांव का निवासी हूँ, और सहरसा में मेरा नयन ज्योति नाम से आँख का हॉस्पिटल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस सभा में। मैं अपने स्तर से आप लोगों के लिए, इस समाज के लिए, इस जिला के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो काम किया है, मैं पहले उसका विवरण आप लोगों को दे दूं। 15 सालों से मैं सहरसा में काम कर रहा हूं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में काम कर रहा हूं। इस दौरान लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों का मुफ्त में आँख का ऑपरेशन
मेरे हॉस्पिटल में किया गया है, जो जिसकी कीमत कम से कम 3 करोड़ रुपया से ज़्यादा की होती है, वो मुफ्त में किया गया। विकलांग शिविर लगा के ऐसे 125 लोगों को अंगदान प्रदान किया गया, जिसको कि पैर की ज़रूरत थी, हाथ की ज़रूरत थी, हाथ के रिक्शा की ज़रूरत थी, वो सारा चीज़ हमने किया। ऐसे मेधावी बच्चों का छात्रवृत्ति मेरे हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाता है, जो गरीब हैं उनके लेकिन मेधावी हैं, उनके गार्जियन उस खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का भी काम करता है हमारा हॉस्पिटल। और ऐसे बच्चियों का भी शादी हमने 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चियों का शादी करवाया है, जिनके पिताजी उसकी शादी करने के लिए सक्षम नहीं हैं। अब मैं पार्टी के स्तर पे आता हूँ। मैं इस क्षेत्र में या जिला में जहाँ भी चौड़ी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं, बड़ा बड़ा स्टेशन आज आपको दिख रहा है, अमृत स्टेशन, आदर्श स्टेशन, जो भी आपको दिख रहा है वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो बिहार सरकार की योजनाएं नहीं हैं। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये काम भारतीय जनता पार्टी की। आप देख रहे हैं कई मुख्य सड़कें चकचकाती हुई नजर आती है, वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं और राज्य में एनडीए की सरकार है, उन्होंने वो काम किया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, नाम लूंगा भी नहीं। स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनका काम होता है जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का निर्माण करना, जनता की समस्याओं को सरकार के पास पहुंचाना है, सरकार की योजनाओं को जनता के पास पहुंचाना, यही जनता के प्रतिनिधि का काम होता है। आज मैं सिमरी बख्तियारपुर में जब इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था, तो मुख्य सड़क से कला भवन आने में मुझे 20 मिनट का समय लगा, क्योंकि रोड पर पानी जमा हुआ है। और उस रोड की स्थिति यह है कि 1 किलोमीटर की दूरी नहीं है, मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगा। आज सुबह सुबह मैं इसी विधानसभा के सलखुआ प्रखंड के कुपड़िया गांव में गया था। उस गांव के सड़क की जो स्थिति है, 1-2 सड़क को छोड़ दिया जाए तो आज बरसात की स्थिति में उस सड़क से चल नहीं पाता है लोग, और विकास की गति किसी भी क्षेत्र का सड़क से होकर गुजरता है। सड़क की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं। जिस क्षेत्र का विकास शिक्षा पर आधारित हो, स्वास्थ्य पर आधारित हो, आज बांध के भीतर चले जाएं आप, अगर कोई बीमार पड़ जाता है, इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, तो शहर में आने में वो रास्ते में गुजर जाएगा, पेशेंट शहर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अभी बांध के भीतर में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के क्षेत्र में कम से कम 4 पीएचसी और एडिशनल पीएचसी की जरूरत है, वो अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है, राज्य सरकार तो हर विद्यालय में शिक्षक का नियुक्ति कर दिया, बच्चों के लिए पोशाक राशि, खिचड़ी, सारा व्यवस्था कर दिया, लेकिन सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। शिक्षक से कम संख्या छात्रों की होती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों को आश्वासन भी देने आया हूं कि जो भी कमी दिख रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का उम्मीदवार यहां से विजयी होता है तो आप सबको इस सारी चीज़ों में फर्क नजर आ जाएगा। 5 साल में इस सारी सुविधाओं को पूरा कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र शेखर जी। अब 2 ही, चूंकि मैंने कहा है कि यह कार्यक्रम आपका है, 2-2 मिनट का समय निर्धारित है, तो कृपया आग्रह है कि समय का ध्यान रखें। फिर हम जनता के पास जाएंगे और फिर आपके पास आएंगे, उनके सवालों का जवाब आपको ही देना है, इसीलिए मौका फिर मिलेगा। अभी मुख्य रूप से अपने विजन रखें,
इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को रखें और उनका निदान कैसे हो सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूं सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन को कि वो आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं प्रभात खबर के इस चौपाल कार्यक्रम का, जिन्होंने चुनावी एक्सप्रेस का आयोजन किया। पूरी कमेटी का बहुत बहुत आभार। और इस कला भवन में सभी दल से आए हुए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, माताएं और छोटे छोटे बच्चे, सबों को आभार कि एक निष्पक्ष चर्चा के लिए ये आज रखा गया है। मंच पे उपस्थित सभी दल के जो लोग हैं उनका विशेष आभार। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा है वो कोसी का सबसे पिछड़ा इलाका है। अधिक आबादी बांध के भीतर है, जो वहाँ एक अलग कष्ट से गुजर रही है। और इस पिछड़े इलाके में मुझे याद है कि मैं सेवा के क्षेत्र से राजनीति जीवन में पहली बार 2010 और 2010 का वो समय जब लक्ष्मी नगर ललिता पार्क हादसा हुआ था, उसके बाद मैं 2011 में जिला परिषद का उपाध्यक्ष बना और लगातार राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहा। हमेशा मेरा उद्देश्य रहा कि राजनीति में जो कोई पद है वो आपके जन सेवा के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। आप जनता की सेवा उससे करें, इसीलिए पद की आवश्यकता लोगों को होती है। हमने हमेशा अपना वास्ता सामाजिक जीवन में रखा। चाहे हम यहाँ पे उस समय, जिस समय लोग खटिया से मरीज को ले जाते थे, उस समय मैंने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। निश्चित रूप से अभी जो यहाँ का प्रतिनिधित्व विधायक यूसुफ सलाउद्दीन का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे भाई साहब, इन्होंने जितनी बातें बताई उसमें अब उनकी कुछ विकास की बातें छूट गई है जो मुझे बतानी है। इन्होंने जो है विकास की चर्चा की है, एक दो चर्चा छोड़ दिए। ये सहरसा में जो है एयरपोर्ट भी विधायक जी ही कह रहे हैं कि हम ही बनवाए हैं एयरपोर्ट भी। मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा है कि इस क्षेत्र में कोई ऐसी योजना, ना उन्होंने केंद्र का फर्क रखा ना राज्य का कोई फर्क रखा। हर योजना का श्रेय लेने के लिए एक तरह से कह सकते हैं पूरे बिहार में अगर पोस्टर विधायक कोई होगा तो सिमरी बख्तियारपुर का स्थानीय विधायक पोस्टर विधायक के रूप में जाने जाते होंगे। और आप बताइए, अमृत भारत स्टेशन का क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं, सहरसा में जो है एयरपोर्ट बनेगा उसका क्रेडिट आप लेंगे। आप जो है किस योजना का आप ऐसे विधायक हैं कि मनरेगा में भी उद्घाटन करने में बोर्ड लगाने का आप जज्बा रखते हैं कि कोई मुखिया का मनरेगा का बोर्ड है तो उसमें भी ये अपना बोर्ड लगाना चाहते हैं। आप डेंगराही पुल की बात कर रहे हैं, हर जगह डेंगराही पुल का बड़ा चीज लगा हुआ है, मुझे याद है। और यहाँ के एक एक लोग उसके गवाह हैं कि डेंगराही पुल के लिए जब अनशन हुआ था, 17 दिनों का वो अनशन था। उस समय नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार थे, तारकिशोर प्रसाद उस समय विधायक थे, उन्होंने अनशन तुरवाया था और उस समय आश्वासन मिला था डेंगराही पुल बनेगा। एक बड़ी जनता की मेहनत थी, बड़ा आंदोलन था, जिसके परिणाम के स्वरूप डेंगराही है। आप उसका क्रेडिट लेने के लिए जोर लगाए बैठे हैं। मैं उनके ही दल के लोगों का दर्द बताना चाहूंगा और यहाँ बैठे सभी लोगों का दर्द है जो मैं इस मंच से बयान कर देना चाहता हूं कि जितनी विधायक निधि की योजनाएं हैं, हम कहते हैं, चैलेंज देते हैं इस कला भवन से, अगर माननीय में दम है अपने ही योजना का जांच करा लें। कोई भी रोड 6 महीना से ज्यादा नहीं चला, ये स्थिति माननीय की है। क्या माननीय आप मेरा एक सवाल और है, हर जनप्रतिनिधि, मैं इस मंच से तारीफ करता हूं जफर आलम की कि जब कोविड का समय था, कोरोना का समय था, आप यहां के जनप्रतिनिधि हुए, विधायक हुए, आप बता पाएंगे कि कोविड के समय जब
पूरे देश में इंटरनेशनल देश में इतनी बड़ी आपदा थी, विश्व स्तर पे आपदा थी, कहां थे आप? क्यों नहीं जनता के बीच में थे? जनता के लिए तो आप बंद ही थे। पटना का घर भी आपका बंद रहा जब तक कोविड का रहा। क्या इस क्षेत्र को ऐसे लोगों को ऐसे विधायक के लिए यह क्षेत्र बना है क्या? मैं बताना चाहूंगा 2015 में जब ये लोजपा से चुनाव लड़े, लोजपा से जब यहां चुनाव लड़े, यहां बैठे कोई भी उनके समर्थक हो, बता दें कि 2015 से 20 के बीच क्या विधायक नजर आए? नजर तब आए जब आप चुनाव लड़े और चुनाव जीते। आप समझिए 15 का चुनाव लड़े, 20 में आप नजर नहीं आए। इस क्षेत्र की जनता, क्योंकि राजा के परिवार से अब राजा पैदा नहीं होगा, राजकुमार पैदा नहीं होगा, जनता समझ चुकी है। जनता वैसे ही लोगों को प्रतिनिधित्व बनाए जो लोग जो है लोगों के सुख दुख में, गरीबी में, दुख दर्द में हमेशा जनता के बीच रहे। और इस क्षेत्र में उदाहरण है आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी, उदाहरण है। अगर कोई विकास का मानक है तो उनके नाम इस क्षेत्र का जाता है। ये जनता एक एक जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी का, उन्होंने अपनी बातें रखी। चूंकि वो विपक्ष में है तो जाहिर है उन्होंने अपनी बातों को रखा, और उनके ही बिल्कुल समीप बैठे हमारे जदयू नेता ललन कुमार जी, उनसे आग्रह है कि बस एक ही आग्रह मेरा है, समय का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में आप फिर बोलते बोलते आप ही परेशान होंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी। अभी अपनी बातें रखें, बाद में फिर आप ही को जवाब देना है। ललन कुमार जी। आज प्रभात खबर चौपाल के इस कार्यक्रम में आदरणीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव की कर्मभूमि पे हम तमाम नौजवान साथी, माता एवं बहनों सभी का धन्यवाद देते हैं, और मंच पे विराजमान सभी दलों के नेता से भी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चूँकि यह कार्यक्रम चुनाव जो कुछ दिनों के बाद होने वाला है उससे संबंधित सवाल पर ही ये कार्यक्रम रखा गया है। अगर हम इधर उधर की बात करते हैं तो उससे हट करके जो वर्तमान विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं उनके द्वारा जो कुछ शब्द रखा गया है उसी पर हम कहना चाहेंगे कि इन्होंने, रितेश जी तो बताए ही, मानसी से हरदी चौगारा भी वो छोड़ दिए कि वो भी बनवा दिए, तो उस पर भी तो इनको बात रखनी चाहिए। तो भाई ये विधायक हैं, जो काम सबका बटा हुआ है। लोकसभा के सांसद का क्या कर्तव्य बनता है, विधानसभा के विधायक का क्या कर्तव्य है, और पंचायत में मुखिया का क्या कर्तव्य है। ITI कॉलेज की बात इन्होंने रखे। तो जब चौधरी महबूब अली कैसर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, 2005 तक रहे, तो इनको पता नहीं है कि 2017 में ITI कॉलेज की स्वीकृति हुई आदरणीय सांसद दिनेश चंद्र यादव की कृपा से। और ये जब उस विभाग के मंत्री रह चुके, तो मंत्री रहते हुए इन्होंने उस कॉलेज की कोई स्वीकृति नहीं करा सके। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जानकारी का बहुत इनको अभाव है, जानकारी लेकर के आनी चाहिए। और हमको लगता है कि जो अगर RJD के विधायक है तो RJD के कोई नेता को रहना चाहिए जिसको अपने दल का कुछ नॉलेज भी हो। तो प्रतिनिधि भी वैसे ही चुनते, चूँकि ये RJD के हैं नहीं, यूसुफ जी भी RJD से नहीं है, ये कब किधर चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 बार इन्होंने कहा कि 4 पीढ़ी से लगातार यहाँ जो है इनके मतलब वर्तमान विधायक जी के पीढ़ी दर पीढ़ी नेतृत्व करते आए हैं। तो हमको लगता है कि 4 बार के कार्यकाल में 4 भी रोड नहीं बना होगा जिससे आम आवाम को सुविधा मिल सके। 3 सड़क बनी थी उस समय गुजरे हुए मतलब चौधरी सलाउद्दीन साहब
पथ निर्माण मंत्री भी थे, तो पूरे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 3 सड़क बनी थी, वो भी 1.5 किलोमीटर की। और जब 90 में आदरणीय सांसद दिनेश चंद्र यादव पहली बार विधायक बने, तो वहां से लगा लोगों को कि विकास क्या होता है। आज जिस सड़क पर पैर रखिए दिनेश चंद्र यादव की आवाज गूंजेगी। यही है विकास की असली पहचान। और मात्र आप 1600 में विधायक बने हैं, और लगता है कि उस समय हमारे कुछ साथी भी चुनाव लड़ गए, उसी कृपा से आप विधायक बन गए। ये गलतफहमी में ना रहे कि 1600 के विधायक कब उड़ जाइएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। गलतफहमी में ना रहे, विकास तो करना पड़ेगा, क्षेत्र की जनता की समस्या को रखना पड़ेगा। आप प्रतिनिधि होते हैं, आप कोई दल से चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए सभी जनता का प्रतिनिधि हैं। उसके सुख दुख में अगर आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो दोबारा आपको मौका देने का कोई संभावना नहीं बनता है। इसीलिए अच्छा रहेगा कि फिर कोई पार्टी खोज लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी। ये राजनीति है, ये राजनीति है। इसमें मौका उन्हीं को मिलता है, कृपया शांति बनाए रखें। इनमें मौका उन्हीं को मिलता है जो लोगों की अपेक्षाओं पे खड़े उतरते हैं। अब एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती। सिमरी बख्तियारपुर का इतिहास रहा है, आप सबको पलटाएं। जिम्मेदार तत्काल कारण जरूर होता है, जो तात्कालिक होता है वो उसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन उस क्षेत्र के वर्षों के इतिहास के आपके सामने के स्टेडियम को, खेल मैदान को देख लीजिए। आप सिर्फ इसके लिए वर्तमान विधायक को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपकी जो सारी व्यवस्था है, ये सड़क क्या सिर्फ 5 वर्षों के लिए बननी चाहिए? आपका ये खेल मैदान क्या सिर्फ 5 वर्षों के लिए होना चाहिए? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप जनता क्या चाहते हैं? सब कुछ लोकतंत्र में इसी पर निर्भर करता है। अब मैं आवाज देना चाहूंगा वीआईपी पार्टी के मिथिलेश विजय को। 2 शब्द में 2 मिनट में अपनी बात रखें। समय अभी मत ले, समय मैं आपको कह रहा हूं कि आपको भरपूर समय मिलेगा। अभी अपनी मुख्य बातें रखें। मिथिलेश विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हस्ती हमारी ऐसी मिटती नहीं किसी से, यूं तो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। आज इस प्रभात खबर के चौपाल में सबसे पहले हम एडिटर ऑफ चीफ प्रभात खबर के जो हैं भट्टाचार्य जी और उनके टीम के सहित जितने भी पदाधिकारीगण हैं, और इस सिमरी बख्तियारपुर के धरती पर तमाम सूफी संतों जो लोग हैं और हमारे गार्जियन, अभिभावक, नौजवान साथियों और स्कूल के छोटी छोटी बच्चियों को मैं आज के इस कार्यक्रम में वीआईपी पार्टी की ओर से और हम अपनी ओर से भी आप सभी लोगों को दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस चौपाल में बैठे हुए हैं। आप सभी लोग हमारे इन फ्रंट पर बैठे हुए हैं, जो लगभग सिमरी बख्तियारपुर के सभी अभिभावक और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं इस मंच पर आप लोगों के दृष्टिकोण से भले राजनीति मंच हो, लेकिन मैं इस मंच पर सिमरी बख्तियारपुर की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। और सिमरी बख्तियारपुर के हित में, सिमरी बख्तियारपुर के विकास में हमें जो भी बोलना पड़े, हमें जो भी कदम उठाना पड़े, हमें जो भी मेहनत करना पड़े, वैसा करने के लिए हम तैयार हैं। ये सच है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा लगभग जब से हमारी होश है, हम लोग चेतना में आए, तब से 2 पार्ट के बीच में, 2 ध्रुवों के बीच में राजनीति करते चलते आया है। एक बिंदु माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी हैं और पूर्व सांसद हमारे चौधरी महबूब कैसर सलाउद्दीन साहब हैं। ये दोनों आदमी के बीच में जब से हमने होश संभाला है, 90 के दशक से आज तक, खास करके सिमरी बख्तियारपुर का राजनीति ये 2 ध्रुवों में बंटते आया है। इसलिए
मैं इस मंच से सिर्फ विकास की बात करूंगा और सिमरी बख्तियारपुर के हित की बात करूंगा। और इस आड़ में, इस विकास में जो भी नेता आएंगे मैं उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार हूं। अगर सच कहना बगावत है तो समझिए हम भी बागी हैं। मैं आप सबों को बता दूं कि जिस तरह भारत का दिल भारत के गांव में बसता है, उसी तरह सिमरी बख्तियारपुर का जो भौगोलिक स्थिति है, भूगोल है, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का दिल भी कोसी तटबंध के अंदर फरकिया के धरती पर बसती है, फरकिया के गांव में बसती है। सिमरी बख्तियारपुर का 75% से भी अधिक आबादी आज फरकिया में बसती है। अगर सिमरी बख्तियारपुर की विकास का बात आप करेंगे तो आप सबसे पहले झारा पंचायत जाइए, घोंघेकू पंचायत जाइए, आप ऐना पंचायत जाइए, आप घोकसम पंचायत जाइए, राजहनपुर पंचायत जाइए, सिरबार बिरबार जाइए, नहरबार जाइए, आप घोंघेपुर से लेकर के धनुपुरा पंचायत जाइए, कडुम्बर पंचायत जाइए, बेलबारा जाइए, कबीरा जाइए, चानन जाइए, अलानी जाइए, सामरकूट जाइए, और जितना भी पंचायत का हम उटेसरा जाइए और ये सितुहा जाइए, ये इलाका जो है आज कोसी तटबंध के अंदर सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में बसा हुआ है। आप तमाम लोग से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर विकास को देखना है, विकास के पैमाना को देखना है, तो आप फरकिया के धरती पर उतर के देख लीजिए कि सिमरी बख्तियारपुर का विकास कितना हुआ है। आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जो डेंगराही पुल की बात हो रही है, हम किसी का विरोध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आप सबों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी हमारे गार्जियन अभिभावक, हम भले ही राजनीति मन से दिनेश चंद्र यादव का विरोध हो, लेकिन वो सहरसा का, इस कोसी का अभिभावक है, हम इसको दिल से स्वीकार करता हूं। हम जानते हैं कि जो भी काम हुई है आज सिमरी बख्तियारपुर में हमारे अभिभावक के करकमलों के द्वारा हुआ है, हम उसका राजनीति मन से विरोध करेंगे, लेकिन उनका जो काम करने का शैली है, हम उनका किसी भी दल में रहेंगे विरोध करना पसंद नहीं करते हैं। आज दिनेश चंद्र यादव जी का जो ये कर्मठता है, काम करने का शैली है, सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल जो बना है, सभी बिंदुओं को एक तरफ रखते हुए जब ने उन लालू प्रसाद यादव से मांग किया था तो उन्होंने पहला बात रखा था कि सिमरी बख्तियारपुर को अनुमंडल बनाया जाए। आज उसी अनुमंडल के भीतर हम तमाम लोग हैं और गर्व से कहते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल का हम वासी हैं। दोस्तों, बड़ी लाइन का बात कीजिए या अच्छे से अच्छे कार्य जो आज सिमरी बख्तियारपुर में हुआ है, माननीय सांसद मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन आज दो ध्रुवों के बीच में ये राजनीति बटा है। दिनेश चंद्र यादव से अगर हम काम करने का अपेक्षा रखते हैं तो उनसे उपेक्षा भी रखते हैं कि आप जो है बहुत सारा ऐसा काम हुआ है दिनेश सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में जो आज तक नहीं हो पाई है, वो भी होना चाहिए। आज सिमरी बख्तियारपुर में एक तरफ गिनाते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन अमृत भारत से जुड़ गया है, तो उसके बाजू में बगल में कोपरिया स्टेशन भी है जो बहुत पुराना है, उसको भी अमृत भारत स्टेशन से जुड़ना चाहिए। आज सिमरी बख्तियारपुर में एक भी कॉलेज नहीं है। हम दिनेश चंद्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने डीसी कॉलेज के नाम से एक कॉलेज का स्थापना किया। अच्छी बात है कि कॉलेज में वो डीसी कॉलेज तब्दील नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास जरूर किया। आज हमारे वर्तमान चौधरी महबूब अली सलाउद्दीन साहब हैं, हम चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम डिग्री कॉलेज खोल दिए हैं सिमरी बख्तियारपुर में, अच्छी बात है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए, प्रोफेशन नहीं, जनसेवा के भावना से खुलना चाहिए। प्रोफेशन के तौर पर तो डिग्री कॉलेज ढेर सारा खुल जाएंगे भाई। आप निःशुल्क गरीब गुरुआ का जो जनता के हित में आज डिग्री कॉलेज खोल करके आप ये कह दीजिए सिमरी बख्तियारपुर में है कि हम निःशुल्क जनता का सेवा कर रहे हैं, तो हम आपको मान जाएंगे। ये आपको जनसेवा का भावना होना चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट। सिमरी बख्तियारपुर का जो धरती है ये कोसी का इलाका है, और ये जो धरती है खास करके हमारे फरकिया का धरती है। आज जो डेंगराही पुल बना है आप सभी लोग जानते हैं, सिमरी बख्तियारपुर के भूगोल के दृष्टिकोण से डेंगराही पुल सहरसा को जोड़ती है। अगर सिमरी बख्तियारपुर और फरकिया को जोड़ना है तो आप बगेबा घाट पर पुल बनाने का स्थापना कीजिए, और कोसी का जो बांध हो
चल रहा है आपको बलुहा पुल से लेकर के खास करके कोपरिया में, ये कम से कम 2 लाइन बनना चाहिए। हमारा जो हजारों एकड़ किसानों का जमीन अभी परती पड़ा हुआ है और उसमें आज तक जो बहुत दिनों से हम तमाम लोग किसान लोग मांग कर रहे हैं कि ड्रेनेज की स्थापना होना चाहिए, ड्रेनेज बने और पानी का निकासी हो तो किसान सभी लोग जो है अपना फसल उपजाएगा। अब हम आग्रह करेंगे जनसुराज के जिला चुनाव प्रभारी रविंद्र कुमार से कि कम शब्दों में ही अपनी बात रखें। अब हमें जनता जनार्दन के पास जाना है, उनकी बातें सुननी है। रविंद्र कुमार। मैं रविंद्र कुमार, जनसुराज पार्टी सिमरी बख्तियारपुर से। मैं प्रभात खबर जो चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस तरह का आपने कार्यक्रम चालू किया, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। खासकर हम तो पहली दफ़ा किसी मंच को शेयर किए हैं, हमारी पार्टी भी नई है। हमने इन लोगों का 1990 से लेकर अभी तक का सारी बात को सुना, पहले भी मैंने अध्ययन किया हुआ है। इतने सारे नेता और चलने का जगह नहीं है बख्तियारपुर में, ये बताइए। और दूसरी बात कि जनसुराज की तरफ से आप सभी मेरे सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। बात हो रही है सिमरी बख्तियारपुर को कैसे सजाया जाए, विकास कैसे किया जाए सिमरी बख्तियारपुर का, बात उसकी हो रही है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि 1975 में जो काम हो गया है आज वो नहीं होगा। विकास का मतलब होता है तत्काल जो आपके पास सुविधा है, सिस्टम है, चाहे वो जिस भी गवर्नमेंट का पार्टी का है, उसको करना। आपको मैं एक दो चीज़ बता दूं, समय तो पहले ही चला गया उधर, मुझे तो लास्ट में। आप जो आरजेडी जो जदयू के लोग हैं 35 साल से, पिछले 35 साल से तरह तरह के हमने लोगों को देखा, एजेंडा तरह तरह का है। किन्हीं को कहिए विकास करने के लिए तो अपना एजेंडा चालू कर लेते हैं, कोई अपना जाति का एजेंडा चालू कर लेता है, कोई धर्म का एजेंडा चालू कर लेता है। विकास के एजेंडे पर आज तक कोई कामयाबी नहीं मिली। हर का अपना अपना ग्रुपिंग है, ABCD करके सब है। लोगों का प्लान, लोगों की समस्या सुनने के लिए इन लोगों के पास कोई समय नहीं है। हर लोग एक्टिव हो गए हैं, टीवी देखते हैं, फेसबुक रील्स वगैरह देखते हैं, जो मुद्दा अनवांटेड चीज़ है उसको ग्रहण करके चलते हैं। बहुत को तो ऐसा लगता है इनके साथ यूं ही रहे कि कुछ पैसा हो जाए। अरे भाई, विकास करना एक सबसे बड़ा त्याग है। विकास करना, पैसा कमाना, MLA बन के पैसा कमाने का कोशिश कर रहे वो आपका MLA कम नहीं है। हर आदमी का सपना होता है कि अच्छा करे। बच्चे लोग हैं, पढ़ेंगे तो IAS बनेंगे, BPSC UPSC, उसके लिए तो हम लोग को प्लेटफॉर्म देना होगा सबसे पहला चीज़। ये लोग 1990 से ही बात करते हैं। खैर 1990 और अभी 2025 में 35 वर्ष का समय हुआ। एक बच्चा जो अभी बच्चा था वो 35 साल का हो चुका है। तो क्या आप लोग कोशिश किए हैं कभी जानने का हमारा विकास का लेवल कितना ऊपर आया है, हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, उम्र के हिसाब से हम लोग कितना आगे गए, बचा हुआ कितना है, हमने क्या किया है, लोगों के लिए क्या किया है, कभी देखा ही नहीं है। जिनको देखिए, अगर BJP कहते जाति का दिक्कत, RJD के उनको भी जाति का भय, एक दूसरे को भय दिखा रहे हैं हम। नीतीश कुमार 20 साल से हैं, सभी के लिए हैं, मेरे लिए, आपके लिए, उनके लिए भी। लालू यादव का भी सरकार 15 साल से था। लालू यादव की सरकार से दिक्कत हुआ तो नीतीश कुमार आया। तो नीतीश कुमार के आने से क्या समस्या समाधान हुआ? नहीं हुआ तो हम दूसरे दल को लाएंगे। क्या समाधान है उस पर इंपॉर्टेंट होता है। क्या हम लोग नहीं कर पाए? किस चीज़ के लिए काम करना? सबसे पहला चीज़ पलायन। बिहार में रोजगार का कोई भी गवर्नमेंट सृजन नहीं कर पाया। आपका काम है पढ़ लिख के चाय बेचना, आपका काम है पढ़ लिख के इधर उधर करना। आप ये मानते हैं ना कि बिना रोजगार का पढ़ाई व्यर्थ चला जाता है? आप ये हाई स्कूल का ले लीजिए, दूर की छोड़ दीजिए, समस्या ये बताते हैं कौन क्या कर रहा था, कौन क्या करना चाह रहा है, कौन कहाँ जाना चाहता है। हाई स्कूल जो हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे सिमरी बख्तियारपुर है। सिमरी बख्तियारपुर का हाई स्कूल पहले से भी खराब हो गया है। देखने वाला, उसमें जितना टीम बना है, देखने वाला सब कॉमर्शियल लोग हो गए हैं। बगल में शादी का टेंट यहाँ लगता है। आप इस कला भवन की बात करते हैं, इस जगह की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग चारों तरफ से हुए हैं। बताइए, हर जात, हर धर्म, हर पार्टी के लोग यहाँ चलते हैं। आपको इसमें क्या सुंदर बुझाया? क्या लग रहा है आपको? स्टेशन के बगल में जो रोड है, वहाँ जो हम लोग इस रोड को टच करते हैं, फील्ड का क्या व्यवस्था है? यहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको टीचर के लिए देखने के लिए कितना बार आप जाते हैं? हम तो कलेक्टर से गुजारिश करते हैं, भाई पॉलिटिकल जितना भी पार्टी आता है तो उसको आप कहिए
कि सबसे पहले स्कूल और हॉस्पिटल का जो अव्यवस्था है उसको लेकर आइए, तब मेरे पास मिलिए, तब कोई समस्या रखिए, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले पहले लोग हैं, कुछ नहीं पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, काम नहीं बहुत करना बहुत चाहते। धन्यवाद रविंद्र जी। धन्यवाद सर। क्योंकि हमारे सहयोगी आपके बीच मौजूद हैं, राधे श्याम जी जनता के सवालों के साथ रूबरू करवाएंगे मंच पर बैठे हमारे अतिथियों को, जिनकी जिम्मेदारी उनका जवाब देना होगा। अब हम चलते हैं जनता के बीच मौजूद हमारे सहयोगी राधे श्याम जी के पास। नाम क्या है? मेरा नाम ललन कुमार जायसवाल है। सवाल क्या है? सवाल है, मैं विधायक प्रतिनिधि से मैं कहना चाहूँगा, वो इस मंच पे बैठे हुए हैं, पहले उनको ये पूछा जाए बांध के भीतर उसने सामर खुर्द का नाम सुना है या कभी देखा है सामर खुर्द को? सामर खुर्द से आने के लिए आज मुझे पता चला प्रभात खबर का चौपाल लगेगा 2:30 बजे आने के लिए हमने घर से 9 बजे चले हैं, तब मैं यहाँ पे 2 बजे पहुँचा हूँ। क्या पुल नहीं है? पुल तो चलिए अभी मैं सुन रहा हूँ, जब 3 साल से सुन रहा हूँ पुल बनना शुरू है, तो कुछ दिल में जुनून है, भले वो सहरसा को जोड़ता है, लेकिन घूम के भी हम 1 घंटा में सिमरी बख्तियारपुर आ जाएंगे, लेकिन कच्ची रास्ता का है, जो कि हम लोग वहाँ पे पैदल भी चलना एकदम पूरा मुश्किल का। पुल और सड़क को लेकर के सवाल है। हमारे विधायक प्रतिनिधि शेख जावेद जी इस सवाल का जवाब दे। जी शांति 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 शांति। सर, अपना सवाल का जवाब सुना जाए। आपने देखा कि बांध के अंदर उसी बांध के रास्ता को दुरुस्त करने के लिए 6000 करोड़ की लागत से आपका इलाका को दुरुस्त करने के लिए, ताकि बाढ़ जिंदगी में कभी न आए, ना रोड का मामला खत्म हो। सर सुना जाए। नंबर 2, आपके यहाँ का पीपा पुल इसीलिए बना के आपको रास्ता बन सके, आपके यहाँ का डेगराई पुल इसीलिए बना के रास्ता आपके लिए सुविधा हो सके। आपने देखा मानसी से लेकर खगड़िया के बख्तियारपुर के बीच में जो रोड बनने जा रहा है वो कितने लागत से बनने जा रहा है ताकि आपका रास्ता बन सके। नंबर 2 कि आपके विधायक के पास, आपका विधायक विपक्ष का विधायक है, सरकार से जितनी राशि आवंटन होती है उतनी राशि खर्चा करते हैं, जहां ज्यादा लगता है जरूरत है वहां रोड बनता है। सरकार का पैसा अगर आपकी सरकार बिहार में भी होती, आपकी सरकार यहां भी होती, तब जाके आप काम देखते किस तरह से हो रहा है। लेकिन चूंकि विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए पैसा का अभाव है, जितना हो सकता उतना कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी शैलेंद्र डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं सिमरी बख्तियारपुर में जब मैदान तक पहुंचने के लिए जब चला तो 20 मिनट लगा। आप पूरे सिमरी बख्तियारपुर का कच्चा चिट्ठा खोल करके छोड़ दिया, लेकिन आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि 20 साल नीतीश कुमार के साथ आप ही सत्ता में है, तो आपको उसको बनाना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले देखिए कुछ लोग सिरे जरूर ले रहे हैं, और स्थानीय विधायक का तो कहना क्या है। स्थानीय विधायक के पिताजी, स्थानीय विधायक के दादाजी और स्थानीय विधायक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जीते हैं, बल्कि हिंदू मुसलमान सब ने उनको सर पर बैठाया है सिमरी बख्तियारपुर में 70 सालों से, लेकिन सबने मिलकर के हिंदू मुसलमान दोनों को सिमरी बख्तियारपुर में ठग लिया है। अब हम लोग ना ही सत्ता में बैठे नीतीश कुमार के संगियों के साथ जाएंगे और ना ही स्थानीय विधायकों के साथ जाएंगे, हम लोग जनसुराज पार्टी के साथ तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे। इनका सवाल सत्ता विधायक प्रतिनिधि से है और एनडीए में जो सत्ता में बैठे हैं उनसे है। जवाब ले दीजिए। आपका भाई साहब, आपका सवाल भाई साहब ये था कि इससे पहले एनडीए का ही विधायक यहाँ हुआ करता था। आप जब एनडीए का विधायक यहाँ हुआ करता था, उस समय के सड़क की स्थिति और आज के सड़क की स्थिति की तुलना करें। आज से 5 साल पहले भी मैं यहाँ आया था, आज से 5 साल पहले भी मैं सिमरी बख्तियारपुर का भ्रमण किया था। उस समय के सड़क की स्थिति जो थी, उस समय ऐसा नहीं होता था कि यहाँ इतना दूर आने में हमको 20 मिनट का समय लगे। आज 20 मिनट का समय लगा है, तो 5 साल के बाद की स्थिति आपके सामने है, 5 साल पहले की स्थिति वो नहीं है। 5 साल पहले आपको चाहे आज सलखुआ में जाएं, कोपरिया में जाएं, या बांध के भीतर की स्थिति भी मैं बात करता हूं कि जो सड़क बनी हुई है वो 5 साल पहले की ही सड़क बनी हुई है, उसकी मरम्मत आज नहीं हो रही है। मैं एक बात बताना चाहूं
कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आप नितिन गडकरी को पूरा पक्ष और विपक्ष कहता है कि पूरे देश में और खास करके सिमरी बख्तियारपुर में जो NH की सड़कें बनी, आज आप देख लीजिए 6 लेन की सड़कें का जो पास हुआ है उसको आप देखिए, मानसी हरदी चौघारा रोड को देखिए, और जो काम विधायक जी को करना है 100-200 फुट, उसके लिए भी हम केंद्र को कोस नहीं सकते, राज्य सरकार को नहीं कोस सकते हैं। विधायक जी का जो काम होना चाहिए था, अगर इन्होंने कहा कि हाई स्कूल जाने में इतना समय लगा तो इस सड़क के लिए विधायक रिस्पॉन्सिबल हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि NH 107 और 6 लेन आप कीजिए, कहीं ना कहीं इस सड़क के लिए जिम्मेदार वो हैं और उन्हीं को इसका जवाबदेही लेना पड़ेगा। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मंच पे उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं प्रतिनिधि के रूप में, जिस बख्तियारपुर की धरती पे वो बैठे हुए हैं, मुख्य बाजार में आज से 2 माह पूर्व एक 22 वर्षीय युवक की हत्या हुई, जिनमें बड़े बड़े नेताओं ने आकर के उनका ये कहा, कोई 48 घंटे में हम संज्ञान लेते हैं, कोई कहता है 24 घंटे में हम रोड जाम करते हैं। उसके जस्ट 1 माह के बाद उसकी मां की भी मृत्यु हो गई। इन सारे प्रतिनिधियों ने उस घटना को लेकर के प्रशासन के तरफ क्या किए, या फिर सत्ता में बैठे लोग भी जवाब दे। जो प्रतिनिधि उनसे मिलने आए, 22 वर्षीय एक युवक की हत्या हो गई, संदेहास्पद उसकी मृत्यु हुई, साथ ही साथ उसके मां की भी मृत्यु हो गई। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि आज बदलाव की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, ये सामाजिक सुरक्षा देने के योग्य हैं या इनके मन में क्या प्लान है, ये हमें बताएं। सवाल किससे है? सवाल जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं सभी आए हुए थे, सभी उन्होंने उनकी मां से मिला हुआ था। सवाल युवक की मर्डर को लेकर है। मैं चाहूंगा एक एक मिनट में सिर्फ सवाल का जवाब दे कि उसमें क्या हुआ है। देखिए, जो सवाल किया गया है, मैंने पहले भी कहा था कि निश्चित रूप से जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि जनता को हम किस तरह से सारी सुविधाएं दें, जनता के हित में और जनता के लिए कौन सा कार्य उठाया जाए क्यों हमारी जनता खुशहाल रह सके। आपकी सवाल लाजमी है। निश्चित रूप से सिमरी बख्तियारपुर बाजार में एक निर्दोष और एक गरीब लड़का की हत्या की गई और उस हत्या में आज तक किसी भी बिंदु पर जो है पटाक्षेप नहीं हुआ, उसका सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और इसका कारण है कि आज जो दोषी है खुलेआम घूम रहा है। मैं आपके बातों से सहमत हूँ। इसमें मैं मांग करता हूँ कि सत्ता में जो बैठे जो सत्ताधारी विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बतौर एक नागरिक के तौर पर हमारे सिमरी बख्तियारपुर के धरती पर, बिहार के धरती पर, देश के धरती पर कैसे सुरक्षित रह सके उसके बारे में कदम उठाना है। इसमें हम और आप, हम भी एक छोटा तबका के एक जनसेवक हैं और जनता के लिए हम लोग भी जब उनकी हत्या हुई थी तो सिमरी बख्तियारपुर बाजार पहुंच करके उनके घर पहुंच करके उनको मातम पुरसी की थी, लेकिन हम लोगों का पहुंच आज सत्ता तक नहीं है। हम लोग उतना सक्षम नहीं हैं। जो सच है आप सबों के बीच में मैं कहना चाहूँगा, सच से हम कभी नहीं मुकर सकता और इस हत्या में अगर उस लड़का को सज़ा, जो हत्यारा है उनको सज़ा नहीं मिली है, दोषी पकड़ा नहीं गया है, तो निश्चित रूप से सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, पूर्ण रूप से दोषी है। और मैं आज भी मांग करता हूं अपने विधायक और सांसद से कि आप बड़े अहोदा पद पर बैठे हुए हैं, वो जो निर्दोष लड़का मारा गया, गरीब माँ के बेटा की हत्या हुई है, उनके हत्यारों को सजा मिले, उनको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने कहा कि उनका ऋतिक मोदी हत्याकांड में उनका अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है, उसकी जो जिम्मेदारी है किनको लेनी चाहिए, किस पॉलिटिकल लोग को लेनी चाहिए? वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या वो जो सत्ता में बैठाते हैं वैसे लोग को जिसको वोट देते हैं? सबसे बड़ा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनस्वराज के माध्यम से हम लोग जनस्वराज में हैं। एक कहानी है, बिहार में अफसर मस्त, जनता त्रस्त, लूट, हत्या, घुसखोरी जबरदस्त।
ये चल रहा है पूरे बिहार में। आप जैसा बनाओगे वैसा ही पाओगे। आपका जुडिशियल सिस्टम, आपका जो थाने का सिस्टम है, आपका जो डीएसपी एसपी का सिस्टम है, वहाँ तो जितने नेता हैं जाते हैं और घूस देते हैं। हम आपको रिसेंटली आपको बताता हूँ, एसपी डीएसपी घूस लेते हैं यहाँ, जबरदस्त घूस लेता है। मतलब उसका जो एजेंट है नेता है, और यही नेता जो पार्टी का नेता है वही 35 साल से जो हो रहा है वो लोग घूस दिलवाता है। कभी नहीं कहा कि ये क्यों हुआ, क्यों, कैसे रुकेगा, कौन होना चाहिए इससे। ये लोग तो मस्त है, ये लोग तो पैसा कमाना चाह रहा है भाई। सबसे पहले हम लोगों में एक सिस्टम होना चाहिए कि मतलब आप किसी केस को आपको दोहन करने हैं कितना दिन में होना चाहिए। आपका जो एसपी है, आपका जो डीएसपी है, कुछ कहता ही नहीं है। आप पॉलिटिकल लोग हैं जो उसके साथ पड़े हुए रहते हैं, कौन देगा जवाब भाई। मेरे घर में भी हत्या हो जाएगा, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये यही न्याय है, यही जुडिशियल सिस्टम है जो सिस्टम चल रहा है। धन्यवाद। एक मिनट, चूंकि एक अहम बिंदु है जो ऋतिक का मामला उठाया गया है, तो यह सरकार आपको न्याय मिलेगी, भले उसके लिए आपको देरी का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि चूंकि आपने हत्या का कोई आरोप नहीं लगाया, आप संदेह किए हैं कि उसमें जहर दे के मारा गया, और आपको जानकारी शायद नहीं है। आदरणीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी आए थे उस दिन, अगर आप वहाँ उपस्थित होंगे तो जानकारी मिली होगी। और स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जहर का जांच एफएसएल टीम पटना और भागलपुर 2 जगह होता है, और पूरे बिहार का 2 ही जगह इसकी जांच होती है। और जब तक वो जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि हमने आज से 3-4 दिन पहले जब उसकी मां मरी थी, हमने थाना अध्यक्ष जो केस के आईओ भी हैं, थाना अध्यक्ष से बात किए कि भाई क्या हुआ जांच रिपोर्ट, तो बोला कि हम गए थे, फिर 3-4 दिन के बाद हमको जाना है, बोले हैं कि 3-4 दिन में आइए। अगर जांच में जहर पाया जाता है तो उस हत्यारे को निश्चित रूप से सजा मिलेगी, इसका आपको पूर्ण भरोसा दिलाते हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार है, ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। धन्यवाद। एक अपडेट मैं दे देना चाहता हूं इस घटना में, क्योंकि ऋतिक से यहाँ हॉल में बैठे चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, हर लोगों का उससे लगाव था। हर लोगों ने उसके लिए रोड पे आंदोलन किया, और कल मेरी बातचीत हुई है, उसका भेसरा रिपोर्ट आया है, जो भेसरा रिपोर्ट सीधा एसपी के पास जाता है। मेरा एक चीज़ कहना है, अगर सत्ता पक्ष भी हैं, अगर कोई गलती होती है, विपक्ष सवाल खड़ा करता है, तो उसको स्वीकार करने की क्षमता लोगों में होनी चाहिए। लेकिन अपराधी तभी बचता है या उसमें कठिनाई तभी होती है जब कोई ना कोई उसका संरक्षक होता है। संरक्षण के कारण जो है अपराधी को पकड़ पाना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं इस घटना में भी इसकी बू जो है आ रही है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही उसका भेसरा रिपोर्ट आएगा, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भेसरा रिपोर्ट आएगा और सच्चाई सामने आएगी, अपराधी किसी सूरत में नहीं बचेगा। धन्यवाद। एक कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है, उनको न्याय अवश्य मिलेगा। जहाँ तक बात है, अगर किसी पर संदेह न किया जाता है तो पुलिस का काम थोड़ा दुरूह जरूर हो जाता है, लेकिन समय के साथ उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। हम इस पे हमारे सामने वो भाई साहब विधायक जी से मुलाकात किए थे, और हमारे पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर साहब दोनों इस मामले में पड़े हुए हैं, और पूरी तरह से एसपी डीएसपी जो कंसर्निंग लोग हैं सबके कांटेक्ट में हैं। जैसे वहां से फाइल निकल के आता है इमीडिएटली उस पर एक्शन होगा और पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा और मिल के रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल जो है यह सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के भविष्य से है। ये जितने इधर बैठे हैं सब इस विधानसभा के कहीं ना कहीं भविष्य हैं, और इनकी उम्मीद है कि शायद अभी के जो नेता हैं उनसे अगर नहीं सुधरेगा तो इसी में से कोई बच्चे उठेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे और सुधारेंगे। तो आज उन्हीं बच्चे से सवाल है, क्या नाम है बाबू? पिंटू कुमार। क्या है आपका अगला सवाल? सर, चानन पंचायत के सहोरिया स्कूल में, सहोरिया गांव में माध्यमिक विद्यालय के सामने रोड खराब है, और तो और जहाँ नदी रहता है वहाँ रोड बना हुआ और कट जाता है, और पूरा सहोरिया गांव में रोड का स्थिति खराब है। ये हम आरजेडी के कैंडिडेट से पूछ रहे हैं। ये सवाल बाबू बच्चों का बहुत दुरुस्त है।
जहां रोड अब तक नहीं बन पाया है वहां बिल्कुल रोड बनेगा और इमिडिएटली काम होगा। चूंकि सरकार का पैसा बहुत लिमिट आता है, उसी पैसे को आप ही के हमारे विधानसभा में खर्च किया जाता है। लेकिन आपके पढ़ाई का जहां तक मामला है, इस पर हम लोग भी अपने विधायक जी से बोलेंगे कि पहली प्राथमिकता में उस रोड का काम कराया जाए और जरूर कराया जाएगा। सर एक मिनट सर, हम बता दें, माननीय का प्राथमिकता वो सड़क है जो सड़क सबसे दुरुस्त सड़क है, उस पर सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे पैसा का अवैध निकासी हो सके। इनको कहां से वो अलानी और चिरैया नजर आएगा? क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। सवाल क्या है? यहाँ पे जितने भी नेता लोग आए हैं एक दूसरे पे ही आरोप लगा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? जिम्मेदारी के लिए यहाँ पे विधायक महोदय और सांसद महोदय होते हैं। विधायक से जितना काम, सर सुना जाए, विधायक से जितना काम संभव हो सकता है और पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर साहब भी जितना काम संभव हो सकता है उतना कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान सांसद हैं वो किस दुनिया में गुम हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। पहली प्राथमिकता उनको थी, उनके पास ज्यादा फंड था, उनकी सरकार थी, उनसे ज्यादा सवाल होना चाहिए था कि सिर्फ विकास विधायक जी ही करेंगे कि सांसद साहब भी करेंगे। उनका अगर विकास साथ में होता और विधायक जी जितना किए उतना वो भी करते तो आज पूरा का पूरा इलाका चमकदार बना होता। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक है। हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, पर क्या आपके पार्टी के भ्रष्टाचार नेताओं पे आपके पास हिम्मत है कार्रवाई करने की? भ्रष्टाचार पे कार्रवाई एकदम हो रही है। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोका गया। थाना की दलाली को, ब्लॉक की दलाली को पूरी तरह खत्म किया गया। इसलिए चंद दलाल जबरदस्ती आरोप विधायक पर लगाते हैं। आज विधायक छोड़ दे दलाली करना कि तुम दलाल लूटते रहो, विधायक साहब थाना में लूटो और ब्लॉक को लूटो, तो फिर ये कोई लोग आवाज नहीं उठाएंगे। ये तब भ्रष्टाचार को रोका गया है और पूर्ण रूप से रोका गया है, इसलिए ऐसा आवाज आ रहा है। सवाल यह है, एक मजदूर आदमी पूरे दिन में 400 रुपया कमाता है और जब दाखिल खारिज के लिए पहुंचता है तो उसका जूता घिस जाता है 3 डिसमिल जमीन खारिज कराने के लिए। ऐसा भ्रष्ट सरकार आया है कि इसमें 10,000 से 20,000 COPC लेता है तब उस गरीब का दाखिल खारिज होता है। इसमें तो कोई नेता सवाल नहीं करता है, जो कि वोट देने के लिए चाहे वो यूसुफ साहब हो, एक यूसुफ साहब। आप इसमें से सुनिए, किसी भी नेता के पास गए हैं कि यह समस्या है? सर जी, हमने नेता जब तक आवाज नहीं उठाएगा, मेरा आवाज तो नेता तक ही रह जाता है। अभी क्या स्थिति ब्लॉक का है, CO एक महीना नहीं आता, विजिलेंस के डर से इतना रुपया छापा है इस सरकार में। सवाल किससे है? सवाल है जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से आए हैं, प्रधानमंत्री जी की तरफ से आए हैं, सरकार में बैठे हुए। प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार है और CO वीडियो नहीं सुनते हैं, इसको लेकर के एक और सवाल ले लेता हूं। क्या नाम? कौशल कुमार नाम है। क्या है सवाल? सवाल यह है, जब मतलब बोल रहा है कि सब यानी भ्रष्टाचार नहीं होता, हॉस्पिटल अनुमंडल में 18 दिनों तक मेरे पूर्व भैया खगेश कुमार युवा क्रांति अध्यक्ष जो है धरना पर थे। किसी नेता या किसी विधायक के पास पावर नहीं था कि उसको जाके पन्ना तोड़ सके। ब्लॉक में हो या शिक्षा के बारे में हो, हम लोग 14 दिन तक पटना में धरना पर बैठे हुए थे, NTPC के लिए, SSC के अधिक के लिए। कोई विधायक के पास नहीं गया और साथ में पूर्व विधायक यूसुफ सलाउद्दीन को कॉल पे भी हम किए हैं, रिकॉर्ड भी है मेरे पास। बोले कि सर हम लोग को कुछ कार्रवाई कीजिए। उसमें मेरा 4 दोस्त शहीद हो गया, उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये विधायक प्रतिनिधि जी सवाल है भ्रष्टाचार को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, कि प्रखंड और अनुमंडल कार्यालय में भ्रष्टाचार है लेकिन अफसरों पे इतनी बिना काम मतलब बिना पैसे लिए काम नहीं होता है, लेकिन इस पे आप लोग नहीं बोलते हैं। क्या कहना है? ये बिल्कुल आवाज शिक्षा के ऊपर में हमारे विधायक का स्पेशल नजर रहता है।
शिक्षा के लिए तो उन्होंने ज़्यादातर काम किया है, लेकिन जो सवाल इनका है, अगर वो सवाल जेन्युइन तरीके से लेके विधायक के पास आते या विधायक से जाके मिलते तो रखते, तो ये भी सवाल नहीं रहता। आज पूरे इलाका में, पूरा विधानसभा में घूम के रात में हॉस्पिटलों का जांच होता है, दिन में स्कूलों का जांच किया जाता है, ताकि सारी व्यवस्था पूरी तरह से बनी रही। आप एक बार मिलिए दोबारा विधायक जी से, तो दोबारा आप एक बार सांसद महोदय से भी मिलिए, सांसद प्रतिनिधि से एक बार मुलाकात करिए, जरूर आपका काम होगा, बिल्कुल काम होगा। सदियों से कोई विधायक सांसद नहीं किया, और सिर्फ सनातन ने डगराही पुल का शिलान्यास करवाए और 415 करोड़ रुपए से उन्होंने इसको स्वीकृत करवाया। सवाल क्या जो है? काम शुरू है अभी किसी ने नहीं किया। हमारा अगला सवाल रितेश रंजन जी से और जदयू की पार्टी से है, क्योंकि अभी ये सेंटर में और राज्य में गठबंधन की सरकार, 2 इंजन की सरकार चल रही है। सबसे पहली बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आ रहा था तो 20 मिनट मुझे लगा रोड से आने में। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि इससे पहले अरुण यादव जी यहाँ विधानसभा में विधायक थे, आज तक हमारी उम्र 35 साल हो गई, 5 साल में उनका एक भी विकास या बोर्ड नजर नहीं आया। नंबर 2, रितेश रंजन जी साहब कहे कि ये अमृत भारत स्टेशन जो है ये सेंटर गवर्नमेंट की है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, सेंटर गवर्नमेंट में इससे पहले थोड़ा सा डाउन रखिए ना, महबूब अली कैसर के गठबंधन से सरकार थी और उनके लेटर हेड के द्वारा ये अमृत भारत स्टेशन मुजफ्फरपुर में बनना था और उनके बहुत ही मेहनत और कौशल के साथ वो स्टेशन यहाँ आया और उन्हीं की जमीन में डोनेट किया हुआ ये स्टेशन है। अगर उन्होंने डोनेट किया तो क्या उनके वंशज को उसका ये नहीं मिलेगा? मैं ये सवाल मैं अपने भाई के सवाल का जवाब देता हूं कि आपने अच्छी बात उठाई। इससे पहले लोजपा के सांसद 2 बार रहे हमारे माननीय चौधरी महबूब अली कैसर जी। चौधरी महबूब अली कैसर जी अगर उस अमृत भारत का स्टेशन का क्रेडिट ले लें, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन राजद का कोई विधायक उसका क्रेडिट ले ले, इस पे घोर आपत्ति है हमें। आप बैनर लगा के ये नहीं कह सकते हैं, एक राजद के विधायक जो स्टेट के हैं वो बैनर लगा के नहीं कह सकते हैं कि अमृत भारत स्टेशन 12 करोड़ का हमारा देन है। ये कहीं से गवारा नहीं हम लोगों को। एक क्वेश्चन आपसे है कि आप पहले बीजेपी में थे और अच्छे थे, अब आकर के लोजपा के प्रतिनिधि बन गए हैं सांसद के। अगर दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ता है और आपको मौका मिलता है लड़ने के लिए, तो आप बीजेपी से लड़ेंगे या लोजपा से लड़ेंगे? पहले मैं एक मिनट इसका जवाब दे दें। 1 मिनट सर, हमको जवाब दे देने दीजिए। पहले हम आपको बता दें मेरे बड़े भाई, ये जो है एनडीए है, एनडीए में जितने भी दल हैं, चाहे लोजपा, भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा का दल, ये जीतन राम मांझी का दल, हम लोग एनडीए जो है सब लोग मजबूती से मिल के चुनाव लड़े और चुनाव लड़के लोजपा ने उनको सांसद नहीं बनाया, एनडीए ने सांसद बनाया। और ये सांसद जो है अपने अनुसार प्रतिनिधि कहीं भाजपा के कहीं लोजपा के रखे हैं। रितेश रंजन भाजपा में है और आज भी भाजपा में है, ऐसा नहीं। हाँ, दूसरा सवाल जो आपका है, दूसरा सवाल है कि लोजपा अगर अलग होती है और भाजपा अलग चुनाव लड़ती है तब हम क्या करेंगे? तो हम आपको बता दें कि हम भाजपा में हैं और भाजपा में रहेंगे। सीधा मेरा जवाब है आपको। अगला सवाल है, क्या नाम है? समीक्षा, मैं टैगोर पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरा सवाल आप सभी प्रतिनिधियों से है कि जैसा कि भारत शिक्षा के मामले में आगे बढ़ते जा रहा है, बट हमारे लोकल एरिया में एक भी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कौन से पार्टी हमसे वादा करेंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद आप मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे? हमारी बच्ची जो बोली है, निश्चित रूप से उनकी बातों पर सभी प्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। मैं पहले भी कहा था कि सिमरी बख्तियारपुर के विकास में जो भी आएंगे हम उनके खिलाफ में रहूँगा, चाहे वो हमारे अपने दल के लोग हों या हमारे विरोधी दल के लोग हों। हम पहले भी कहा था कि सिमरी बख्तियारपुर में आज तक एक कॉलेज नहीं है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। एक कॉलेज बना है जो माननीय विधायक जी से, डिग्री कॉलेज जो माननीय विधायक जी के द्वारा प्रोफेशन के तौर पर बना है,
हम पहले भी उस पर उंगली उठा चुके हैं और आज भी बोल रहे हैं कि कोई भी कॉलेज अगर आप खोलना चाहते हैं तो निःशुल्क उसका व्यवस्था कीजिए। आज सिमरी बख्तियारपुर शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट शिक्षक संस्थान में जो भी हमारे शिक्षक आज शिक्षा का दीप जला रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज उन्हीं के बदौलत आज सिमरी बख्तियारपुर हमारा ये विधानसभा चल रहा है खास करके। और जो भी प्रतिनिधि कर रहे हैं जो ऊंचे पद पर हैं, खास करके एमएलए हो एमपी हो, उनको सोचना चाहिए कि सिमरी बख्तियारपुर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी विद्यालय में हो और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य का व्यवस्था भी हमारे जो अनुमंडल अस्पताल में हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये दुख की बात है। हम तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं खास करके छोटे इकाई के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। छात्रों का सवाल हम लोगों को इतना अहोदा का जवाब ये है शॉर्ट में अहोदा नहीं कि आपके जो मांग है उस मांग को हम अपने कर कमलों द्वारा पूरा करें। लेकिन इस मंच से आपको आश्वासन देता हूं कि जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा और नहीं भी मौका मिलता है तो हमारे जो आज के वर्तमान प्रतिनिधित्व है उनसे हम मांग करते हैं कि आपका मांग 110% है। इस मांग को सिमरी बख्तियारपुर के धरती पर स्थापना करके पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जवाब हमने बताया कि हम लोग छोटे इकाई के प्रतिनिधित्व हैं। जो इनकी मांग है कि कॉलेज की स्थापना हो, कॉलेज की स्थापना के लिए ओहदे पद पर बैठे प्रतिनिधियों का काम होता है, उनकी दायित्व होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ जाने का काम करेंगे। जो प्रत्याशी अभी वर्तमान है उसका जवाब तो पहले सुन लिया जाए कि आपका सवाल, बच्ची का सवाल बहुत जेन्युइन है। आपको बता दें कि आपके विधायक काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनका शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव है। उन्होंने अभी सरकारी एएनएम डिग्री कॉलेज, IITI कॉलेज, इस तरह का कॉलेज का काम किया है। इस वर्षों में, आने वाले सब वर्षों में आप जरूर देखेंगे कि आपके लिए उच्चतर हायर एजुकेशन की पढ़ाई जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जो आपने बात उठाया है, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपका विधायक यूसुफ सलाउद्दीन साहब दोबारा सत्ता में आते हैं तो जरूर इसके लिए काम होगा और जरूर तरह से बनकर रहेगा। ये अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार की ये नीति है कि सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो। आप सब लोग जानते हैं कि सारे जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने वाली है। सहरसा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने वाली है। इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होता है कि उसको हर प्रखंड में किया जाए, और जब जरूरत ऐसी आएगी तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। बच्ची का जो प्रश्न है उसका सीधा सा जवाब है, जैसे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज ये राज्य स्तर पर निर्णय किया जाता है और उसके लिए स्थानीय जो क्षेत्र के विधायक होते हैं अपने अपने विधानसभा में कहाँ हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए, कहाँ हमको इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, इसकी मांग को रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ। सेवक वही होता है जो जन का समस्या को उठाता है और उसका निदान करता है। क्या ब्लॉक में जो लूट हो रहा है, जातीय, आवासीय, आय, राशन कार्ड और कई प्रकार के सरकारी योजना है, अंचल में जो होता है दाखिल खारिज, अनुमंडल हॉस्पिटल जो बख्तियारपुर है उसके चारों बगल सरकार और स्वास्थ्य विभाग का रूल क्या कहता है, हॉस्पिटल को प्राइवेट हॉस्पिटल से अपहरण कर लिया जाता है। कौन यहां नेता है जो जन जन का समस्या को निदान कर सकता है? सरकारी हॉस्पिटल के चौहद्दी में कौन है? प्राइवेट नर्सिंग होम। कौन नेता क्या पर जवाब किया है, जनता का मुद्दा उठाया है? अभी आप नगर में लूट का अड्डा बनल है, उसमें कौन नेता आवाज बुलंद किया है? आप किस रोड से आए? जो एनएच हो, बड़े बड़े रोड हो, उसको छोड़ करके जो लोकल नेता को चाहिए, लोकल जनता को चाहिए, वह समस्या दिखता है किसी को? पुलिस प्रशासन का क्या समस्या है? जनता के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है? दलाली कौन ऐसा जगह नहीं होता है? क्या उन पर मुख्यमंत्री जी के लोग, प्रधानमंत्री जी के लोग या विधायक जी के लोग जगह है? सब कौन में तेल लग करके सुतल है। दूसरा शिकायत आपसे है, क्या राजद के नेतृत्व करता कोई यहाँ नहीं है?
क्यों नहीं राजद दल को आप वहां बैठाए हैं? कांग्रेस का भी प्रतिनिधि को वहां पर जगह देना चाहिए। सवाल ये है कि कार्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए आप लोग ने क्या किया है? तो ये सवाल। और दूसरा सवाल है कि यहाँ पे विधायक जी क्यों नहीं उपस्थित है? तो हम चाहेंगे विधायक जी उपस्थित क्यों नहीं है? आपको पता है विधानसभा में सत्र चल रहा है, वो वहां मौजूद हैं। आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी मांग करने के लिए वो वहां है। भाई साहब, शनिवार को कोई सत्र नहीं चलता है, शनिवार रविवार सत्र नहीं चलता है। अगला सवाल ले लेते। ये आपको इस तरह से मिलता रहेगा, लेकिन ये बात सही है कि आप ही की आवाज को उठाने के लिए वो वहां पर रहते हैं। सत्र के अलावे कोई अगर समस्या है तो अलग बात है, लेकिन शनिवार रविवार कोई सत्र नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है? अरुण यादव। मैं मंच पर जितने भी पार्टी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कृपया आप लोग 2 मिनट अपने बात को बोलना बंद कर दें। हमारी समस्या क्या है? 23/6 को हमारे बेटे राकेश कुमार को पीट करके सलखुआ में हत्या कर दिया गया था, और सारे पार्टी पॉलिटिकल लोग को भी पता है कि पीट करके हत्या हुई है, और सारे पार्टी के लोग मेरे यहाँ पहुंचे, और यहाँ के स्थानीय विधायक को यह पता नहीं है कि सलखुआ डिटोला पर हत्या हुई है कि नहीं हुई है। आज तक उस बच्चे के माता पिता से मिलने भी नहीं गए और संज्ञान भी नहीं लिए हैं। मैं मंच के पक्ष और विपक्ष से आग्रह करता हूं कि आप राकेश हत्याकांड को अविलंब 3 महीना में स्पेशल ट्रायल करा करके उसको उचित कार्रवाई किया जाए, और आप लोगों से हम आग्रह भी करते हैं, गौर ला के निवेदन करते हैं, जिस ढंग का बच्चा मारा गया है उस बच्चा का आप अभी जो केस में अभियुक्त है, 2 अभियुक्त पकड़ा गया है, 11 अभियुक्त पर उस पर तुरु किया जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं। इन्हीं शब्द के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। सवाल है विधायक प्रतिनिधि जी से, और जो सत्ता में है उनसे, इनके बेटे की हत्या हो गई है तो अभी तक उसमें क्या कार्रवाई हुआ है? ये सवाल इनका बहुत जेन्युइन है। जैसे विधायक साहब आते हैं, हम लोग फौरन बात रखते हैं कि जाके आप स्थान पर मिलिए और उनको देखिए कि उसमें क्या मामला है, और जितना जल्दी इंसाफ दिला सकते हैं आप उनको इंसाफ दिलाएं। विधायक साहब आपकी बात जरूर रखी जाएगी। नाम क्या है? मेरा नाम अनम है, और मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से, शराबबंदी के बावजूद आज भी हर गली में शराब बेचा जाता है। क्या ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? स्मोकिंग की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी होती है, छात्राएं भी इससे बहुत सारी परेशानी से जूझते हैं। अच्छा, स्मोकिंग बढ़ गया है इलाके में, जिससे छात्राओं को परेशानी हो रही, तो इसके लिए जो सवाल अभी हमारे बच्ची का आया है, शराबबंदी, निश्चित रूप से सरकार ने जो शराबबंदी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो शराबबंदी का पहल हुआ है, उस पे लगातार प्रयास किया जा रहा है कि शराबबंदी पूर्णतः हो। अगर कमी भी रह रही है तो नए तरीके से उसको किया जा रहा है। आज इसकी सफलता है कि जो पहले रोड पे, सड़क पे, गांव के गली कूची में शराब पी करके लोग जो बदमाशी करते थे, उस घटना में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसलिए ये शराबबंदी पूर्णतः लागू हो, इसको हम लोग प्रयासरत हैं कि पूर्णतः लगे शराबबंदी लागू हो। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सुधांशु कुमार यादव है, और मैं गायत्री शिक्षा निकेतन का छात्र हूँ, और मैं मोहम्मदपुर पंचायत के ग्राम बैडी का निवासी हूँ। और मेरा प्रश्न कोई राजनीति के बारे में नहीं है, और मैं सभी यहाँ पर मौजूद प्रतिनिधि से मेरा यह सवाल है कि हर नेता मंत्री के सरकारी कर्मचारी के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नामांकन क्यों, जबकि सरकारी स्कूल को सरकार उच्च दर्जा देती है? इस बच्चे का सवाल में दम है। चाहे नेता हो, अफसर हो, अधिकारी है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो इस सवाल के जवाब देते हुए मैं चाहूँगा
कि सबसे को मैं 2-2 मिनट का समय दूंगा, 2-2 मिनट का वक्त आप लोग के पास रहेगा और ये बताएंगे कि जब नवंबर से पहले चुनाव है, अगर चुनाव आयोग तिथि जारी कर देती है और आप लोग का क्या योजना है कि जनता के बीच जाएंगे और फिर विश्वास जीतेंगे और भरोसा जीतेंगे। अगर माननीय बन जाते हैं तो वो 5 काम कौन सा है जो सिमरी बख्तियारपुर में आप लोग वादा के साथ करवाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं स्थानीय विधायक प्रतिनिधि जी से कि 2 मिनट में अपनी योजना और बच्चे का सवाल का जवाब दें। ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है और ये सवाल ही ये जो आगे की पढ़ाई का कारण है कि बड़े पदाधिकारी, बड़े ऑफिसर के बच्चे प्राइवेट में पढ़ के, सरकारी वाले बच्चे सरकारी में पढ़ के उसके मुकाबले में नहीं आते हैं। तो हम स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि के नाते हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम अपने विधायक से भी बोलेंगे कि आप भी अपने बच्चों को और जितने पदाधिकारी गण हैं उन तमाम को भी हिदायत दीजिए कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए ताकि सरकारी स्कूल का पढ़ाई का निज़ाम दुरुस्त हो सके, अच्छा हो सके, फिर ये बच्चे आगे भविष्य में अच्छा कर सकेंगे। इस बात का हम पूरा सहमत करते हैं कि सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और सभी लोगों को इस सवाल के साथ खड़ा होना चाहिए। हम इसके साथ खड़े हैं। इस बच्चे की सवाल बहुत ही सुकून देने वाली है मुझे। मैं पहले के अपने वक्तव्य में बताया था कि राज्य सरकार हर विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति कर दिए हैं। उनको खिचड़ी योजना चल रही है, पोशाक योजना चल रही है, साइकिल योजना चल रही है। इन सारी योजनाओं के बावजूद जितने शिक्षक होते हैं उससे कम हमारे स्कूल में बच्चे होते हैं। मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल की बात आप कर रहे हैं, अगर सिमरी बख्तियारपुर की ही बात करें तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सभी सरकारी स्कूल में आपको प्रशिक्षित शिक्षक मिलेंगे, वो आपको अच्छी शिक्षा देंगे। और जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, आप किसी भी विद्यालय का नाम लें, एक भी प्रशिक्षित शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे। ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए और मानसिक रूप से आप लोगों को भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मंत्री और विधायक की बात तो दूर की बात है, आप लोग को भी अपने सोच को बदलना पड़ेगा। अब जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और तीनों बच्चे डॉक्टर हैं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज। धन्यवाद। अब रितेश जी से आग्रह है, रितेश जी सवाल का जवाब दे। मैं बताना चाहता हूं इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं सभी, मैं इसी सिमरी बख्तियारपुर हाई स्कूल का पढ़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि मिथिलेश विजय जी सलखुआ हाई स्कूल के पढ़े होंगे, ललन भैया भी इसी स्कूल के पढ़े होंगे, रविंदर जी भी इसी स्कूल के होंगे, माननीय भी हमारे इसी स्कूल के होंगे। अगर इस बख्तियारपुर में रह के इस सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ा होगा, स्थानीय विधायक नहीं पढ़े होंगे, वो कहीं बाहर से पढ़ के यहाँ आए होंगे। इस बच्चे का सवाल जायज है और सत्ता पक्ष होने के नाते मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। इस बच्चे की बात को शीर्ष तक पहुँचा के हर विद्यालय को इतना मजबूत किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को इतना दृढ़ किया जाए कि किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाने की नौबत ना पड़े, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े। जिस तरह अगर किसी भी परिवार का लोग दिल्ली के एम्स में इलाज कराना चाहता है, चूंकि उसकी व्यवस्था दुरुस्त है, अगर व्यवस्था में कमी है, विपक्ष अगर उसको उजागर करता है, एक छोटा बच्चा भी उजागर करता है, हम लोगों का काम है उसको स्वीकार करके उस व्यवस्था में सुधार करना। एकल शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से यहाँ लागू होना चाहिए और उस पर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह सरकार सुधार कर रही है, वो सुधार की स्थिति जो है और आगे बढ़ेगी। आप याद करिए कि आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले शिक्षा व्यवस्था कहाँ था, एक बिल्डिंग नजर नहीं आता था, एक हॉस्पिटल का मकान नहीं नजर आता था। आज उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, कुछ कमियां जरूर है, उस कमी को भी धीरे धीरे दूर कर लिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, कमी को भी स्वीकार किया। सर जवाब लेते जाए, 1 मिनट। बच्ची का जो प्रश्न है कि 12वीं तक सभी लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अब 12वीं के बाद जब मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात आती है तो सभी सरकारी में जाना चाहते हैं।
सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में प्राइवेट स्कूल वाले इतना सब्जी बाग दिखाते हैं हम अभिभावक को कि हम जो है सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, और 12वीं के बाद लगता है कि नहीं सरकारी स्कूल ही सही है। इसीलिए हम वैसे अभिभावक से यह कहना चाहते हैं कि आप अपनी बच्चियां को सरकार के द्वारा जो विद्यालय चलाई जाती है उसमें पढ़ाइए, वहाँ भी उचित शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 शिक्षक अज्ञानी होते हैं। 10% 20% कहीं भी जाइएगा तो शिक्षक का कमी मिलेगा, लेकिन 5000 4000 के टीचर आपके बच्चे को भविष्य को बर्बाद कर रहा है। आप उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि विद्यालय जो सरकार के द्वारा चिन्हित है वहाँ अपने बच्चे को भेजिए। और आप खुद पहले हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल से आने के बाद अभिभावक की जवाबदेही होती थी कि बच्चे कैसे उस टास्क को पूरा करेंगे, लेकिन आज हम अभिभावक लोग अपने बच्चे के प्रति लापरवाह हो चुके हैं और थोप देते हैं प्राइवेट वाले के हाथ में कि जाओ वहाँ पर भुगतो। उसकी क्या दुर्दशा है प्राइवेट स्कूल के अंदर, ये कभी अंदर जब जाइएगा तब पता चलेगा कि वहाँ कितने बच्चों के साथ शोषण किया जाता है। इसीलिए जब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अभिभावक जब सही शिक्षा दिलाने का काम करेंगे, इसीलिए सरकार सजग है। सरकार ने एक से एक योजना हमारे बच्चों के लिए लाए हैं। जब हमारी बच्ची, सरकार ने एक से एक योजना लाई है। जब हमारी बच्ची स्कूल में जाती है तो कोई भेदभाव नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, समान ड्रेस दिया गया है। उसमें ऊंच और नीच जाति का कोई पहचान नहीं हो कि गरीब है कि अमीर है। उसके लिए सरकार ने एक ड्रेस कोड लागू किया है। और इसीलिए आप लोग गलत पॉलिटिकल रूप में मत जाइए, जो सही है सही का पहचान कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जवाब दिया जाए, बोला जाए 1 मिनट। देखिए, बस एक सवाल हमारा रितेश रंजन सर से है कि उन्होंने कहा विधायक बाहर में पढ़े हैं, ये अपने बच्चे का बता दें, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। खाली बस इसी स्टेज से खाली बस आप खड़े होकर बता दें कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। जिस सवाल को आप उठाए हैं, चूंकि व्यक्तिगत तौर पे आपने सवाल उठाया कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि हमारी सरकारी व्यवस्था स्कूल की अच्छी होनी चाहिए और जिससे प्राइवेट स्कूल के तरफ लोग ना जाके सरकारी स्कूल में जाएंगे। पहले जो है सरकारी स्कूल में बिल्डिंग नहीं हुआ करता था, आज बिल्डिंग है, शैक्षणिक रूप से डेवलप है। जहाँ तक मेरे बच्चे का बात है तो मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, 17 सालों से 20 सालों से इनकी सरकार है। 17 साल से ज्यादा से इनकी सरकार चल रही है। स्कूल का व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो भैया सरकार को हटाओ। ये जो बिहार राज्य सरकार है, जो बीजेपी साथ मिलकर पिछले 17 साल कितने सालों से चला रही है, अभी उनके बच्चे जब नहीं पढ़े सरकारी स्कूल में तो दूसरे के बच्चे कहाँ से पढ़ लेंगे भाई। हेलो, देखिए, जो हमारे बच्ची ने सवाल की है और हमारे चीफ जो प्रभात खबर के हमारे पत्रकार बंधु हैं जो सवाल किया है, हम दोनों का जवाब देना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझिए हम भी बागी हैं। हम ना तो पक्ष में हैं ना विपक्ष में है। सिमरी बख्तियारपुर के हित में है, उनके विकास के हित में है और उसके विकास के आरे में जो भी नेता आएंगे, जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे, मैं उनका बखान और उनका विरोध करने से नहीं चूकूंगा। सच है कि आज जो शिक्षा व्यवस्था गिरी है उसमें सरकार की लापरवाही है। आज सरकार देख लीजिए कि नीतीश कुमार के शासन में आप ब्लॉक में जाइए, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। मनरेगा का बात कीजिएगा, मजदूरी की बात कीजिएगा, 50% जो है उसमें घूस ली जाती है। आप एक जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए जाइएगा तो एक BDO CO आपको 25,000 रुपया से कम पगार की बात नहीं करेंगे। आप शिक्षा की बात कीजिएगा, जितना सरकार दोषी है उतना हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी दोषी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को तो बदलिए ही, साथ साथ हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो आपके हित में
जो आपके अनुसार काम नहीं करता है, जनता के हित में विकास का काम नहीं करता है, उसको भी बदलने का काम कीजिए, चाहे उसके आरे में जो भी जनप्रतिनिधि आए। चलिए, रविंद्र जी को हमारे भी इसका 2 मिनट मौका नहीं दीजिए। पूरा भाई, 2 मिनट नहीं पूरा है। और हमारे भाई साहब ने बताया कि जब आप लोग को मौका मिलेगा तो क्या कीजिएगा। हम लोग को जब मौका मिलेगा तो हमारा सिमरी बख्तियारपुर का दिल जो फरकिया के धरती पर बसता है, तो जो डेंगराही पुल बना है, हम लोग एक बगेबा घाट पर पुल बनाने का काम करेंगे। और हमारे भाई जो बोला कि सामरखुट को विधायक जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम सामरखुट के धरती पर हम पैदा लिए हैं, फरकिया के धरती को हम एक एक चीज से अवगत है। हमारा जो घोरमहा घाट है, फरकिया को और सिमरी बख्तियारपुर जोड़ने के लिए हम लोगों को मौका मिलेगा तो गोरमहा घाट पर एक बड़ी पुल का निर्माण करेंगे, जिससे सामरखुट का कनेक्टिविटी सिमरी बख्तियारपुर के साथ जुड़ जाए। और हम बताना चाहते हैं, जो प्रतिनिधि चाहे हमारे एनडीए का हो या हमारे इंडिया गठबंधन के हो, सिमरी बख्तियारपुर का सेवा नहीं करेगा, यहाँ के स्वास्थ्य और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करेंगी, यहाँ पे सारे रोड सड़क की व्यवस्था नहीं करेंगी, तो वह हम हो या चाहे जो हो, आगामी 2025 का चुनाव आ रही है, जनता उसको जवाब देने के लिए तैयार है। सबसे पहले है कि स्कूल सभी लोग को जरूरी है, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी समाज के लोग को भी स्कूल जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने जाना होगा शिक्षा नीति, अभी तक पूरे देश में शिक्षा नीति बना ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की क्या शिक्षा नीति रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिक्षा नीति नहीं बनी है, पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चियां बहुत तरह का सवाल किया, सब लोग जो पॉलिटिकल लोग हो तो उसको तो कर देते हैं। सबसे पहले शिक्षा का क्या अर्थ होता है कि हम पढ़ाई करें, सरकारी या प्राइवेट जो भी सेक्टर का लोग हैं, लेकिन हम पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अपना संसाधन यूज करना चाहते हैं। जितना भी परीक्षा है सब बिकता है, सब में धांधली है, पेपर लीक होता है। ये बताएं सरकार, पहले तो पढ़ के हम अपने पैसे से आ रहे हैं, फिर एग्जाम देने के लिए वहां लूट है। कोई भी पॉलिटिकल लोग जो 35 साल से हम लोग जिनको जान रहे हैं, बताएं शिक्षा के बारे में कभी बात की है? एजुकेशन हर लोगों को लिए जरूरी है। हम लोग अभी जनसुराज के माध्यम से बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार अगर बनती है 10 दिन के अंदर, जब शपथ ग्रहण के 10 दिन के अंदर हम लोग अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, अगर वहां पे संसाधन नहीं है, बेंच टेबल डेस्क घर रूम या टीचर नहीं है, उनको प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाएंगे और सारा पैसा सरकार देगी जब तक वहां व्यवस्था नहीं हो जाए। पहला ये कमिटमेंट हम लोग का, ये कमिटमेंट हम लोग का, वैसे लोग का जो सत्ता को परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट है लोगों का। रही बात इसके सर्वे की, पूरे बिहार में ये पता है खिचड़ी या जो भी प्लान करके 865 रुपया पर ईच बच्चे पे पड़ता है। सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ा रहे हैं फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, सरकार उसको पैसा दे रही है। जिस तरह के लोग को पैसा दे रही है वो पैसा उठा के हम प्राइवेट स्कूल को डालेंगे। शिक्षा को बनाने से बनता है ना। अभी का शिक्षा का जो स्तर अलग हो गया, आप अमेरिका का देखिए, इंग्लैंड का देखिए, रूस का देखिए, टेक्निकल अलग हो गया। पहले आप बीपीएससी यूपीएससी का देख लीजिए, यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं 20 साल जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब वो अलग पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, ये पॉलिटिकल लोग से पूछने की बात है क्या? कभी इस पे काम किए हैं? ठेकेदारी ये लोग करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, ठेकेदारी करके चापलूसी करते हैं पॉलिटिकल ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल लोग नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा, आपका इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आपसे बात करने की जरूरत। आप लोग दिख रहे हैं बहुत जागरूक, बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाले, एक एक आदमी 5-5 सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखाता हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में कितने लोगों ने मतदान किया? आपको हाथ उठाने की बात नहीं है, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, मैं आपके हाथ उठाने पे बात नहीं कर रहा। इस सभा में जितने बैठे हैं उनमें से आधे लोगों ने मतदान किया। 57.8% मतदान प्रतिशत है आपका, और आप बात करते हैं कि हम सब कुछ बढ़िया कर देंगे, बेहतर कर देंगे। कैसे करेंगे? आपके घर में 10 आदमी है, 5 आदमी मतदान करने जाते हैं, 5 आदमी घर में घूमते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। कैसे कर पाएंगे व्यवस्था परिवर्तन? आधे प्रतिशत में आप किनको चुनेंगे? वो कौन लोग होंगे जो इनको मतदान दे रहे होंगे, और आधे लोग ऐसे कैसे होंगे जिन्होंने मतदान नहीं दिया और इन प्रतिनिधियों की भी स्थिति खराब कर दी? इसके जिम्मेदार आप हैं, आपका ये व्यवहार है और कुछ नहीं है। बहुत थक भी गए होंगे, वाजिब है, गर्मी है, चिल्लाए हैं, पसीना है, गला भी सूख रहा होगा।
कुर्सी पर बैठे बैठे थक भी गए होंगे। मैं बस एक आग्रह इसलिए करना चाहता हूँ, बाबा रामदेव का थोड़ा सा आसन भी करता हूँ। एक बार आप लोग अपने अपने जगह से खड़े हो जाए, एक बार अपने अपनी सीट पे। मैं मंच पे बैठे प्रतिनिधियों से भी आग्रह करूँगा कि अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ आगे करें, दाहिना हाथ। क्योंकि हमारी ये मुहिम जो मैंने अभी आपसे बात की कि आप में रुझान आए, वोट के प्रति ललक बढ़े, इसके लिए हम लोग वोट करेंगे और अपने घर वाले को भी करवाएंगे। इसकी एक शपथ हम लोग आज यहाँ पर मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत पहचानता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं मतदान अवश्य करूंगा क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, बिहार वाले देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा प्रभात खबर का ये आप कार्यक्रम लोगों यही को समाप्त बहुत बहुत होता है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का कवरेज बड़े ही लेवल पे कल अखबार में तो आप लोग को पढ़ने के मिलेगा ही। इसके साथ ही आप लोगों ने जितने सवाल जवाब किए हैं, इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो फॉर्मेट में भी आप लोग को प्रभात खबर यूट्यूब पे मिलेगा। इसलिए प्रभात खबर यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।